नमस्कार, माझ्या चॅनलमध्ये सर्वांचे खूप खूप स्वागत. आजचा ट्रॅव्हल ब्लॉग आहे तो अंदमानचा ट्रॅव्हल ब्लॉग आहे. म्हणजे मी आत्ता आली आहे अंदमानला. आम्ही पुण्यातून निघालो. अंदमानला डायरेक्टली फ्लाईट नाही आहे, त्यामुळे पुणे टू चेन्नई आणि चेन्नई टू पोर्ट ब्लेअर अशी फ्लाईट होती. हे पुणे एअरपोर्ट आहे. इथे आल्यावर एंट्रीलाच ID व्हेरिफिकेशन केलं जातं. त्यानंतर आपल्याकडील लगेज सिक्युरिटी चेकमधून पास केले जाते. ज्या कंपनीची फ्लाईट आपण बुक केली आहे त्या कंपनीच्या लगेज काउंटरला जायचं. तिथे आपले लगेज कलेक्ट करून बोर्डिंग पास दिला जातो. बोर्डिंग पासवर आपला सीट नंबर व फ्लाईट कोणत्या गेटला असणार त्याचा गेट नंबर दिलेला असतो. बोर्डिंग पास मिळाला की पुन्हा सिक्युरिटी चेक असतो. आपल्याकडील हँडबॅग, मोबाईल, लॅपटॉप, चार्जर्स, वॉचेस इत्यादी सर्व तिथे असणाऱ्या प्लास्टिक ट्रेमध्ये ठेवायचे. त्याचे चेकिंग झाल्यानंतर ते आपल्याला मिळतं. एकीकडे सोबतच्या सामानाचं चेकिंग होत असताना दुसरीकडे आपले देखील चेकिंग होते. त्यानंतर आपले सामान घेऊन आपण आपल्या विमानाच्या गेटकडे जायचे. अंदमानला डायरेक्टली फ्लाईट नाही, त्यामुळे आम्ही पुणे चेन्नई व पुढे चेन्नई ते पोर्ट ब्लेअर अशी फ्लाईट बुक केली आहे. जेव्हा कनेक्टिंग फ्लाईट्स असतात त्यावेळी 2 फ्लाईटच्या मध्ये 3 ते 4 तासांच्या गॅपने फ्लाईट बुक करायची. कारण जर पहिली फ्लाईट डिले झाली तर दुसरी फ्लाईट मिस होत नाही. चेन्नई एअरपोर्टवर पुन्हा लगेज कलेक्ट करून सिक्युरिटी चेकच्या प्रत्येक स्टेपमधून जावे लागते. त्यामुळे तेथे वेळ जातो. म्हणून प्लॅनिंग करताना व्यवस्थित प्लॅनिंग करायचं. फ्लाईट बुकिंगसाठीच्या वेबसाईटची लिंक मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे. पुण्यातून निघालेली फ्लाईट साधारणतः 2 तासांनी चेन्नईला पोहोचते. चेन्नईमध्ये पोहोचल्यावर पुन्हा सर्व सिक्युरिटी चेकच्या स्टेप फॉलो कराव्या लागतात. फ्लाईटमध्ये मास्क कंपल्सरी आहे, त्यामुळे मास्क सोबत ठेवायचाच. पोर्ट ब्लेअरचा एअरपोर्ट हा मिलिटरी बेस आहे, त्यामुळे एअरपोर्टवर फोटोग्राफी अलाउड नाही. एअरपोर्टला पोहोचल्यावर आम्ही हॉटेलवर गेलो, चेक इन केले, फ्रेश झालो व सेल्युलर जेल पाहण्यासाठी निघालो. सेल्युलर जेल पाहण्यासाठी साधारणतः 1 ते 1.5 तास लागतो. इथे 30 रुपये एंट्री फी आहे. तसेच रात्री लाईट शो असतो, त्याची फी 300 रुपये प्रति व्यक्ती आहे. लाईट शोचे शूटिंग करू देत नाहीत. सेल्युलर जेलचा व्हिजिट टायमिंग 9 ते 4 असा आहे. सेल्युलर जेलची संपूर्ण माहिती जाणून घेण्यासाठी गाईडची मदत घ्यायची. अगदी नॉमिनल चार्जेसमध्ये तिथे गाईड मिळतात. गाईड घेतलं म्हणजे काय होतं की आपल्याला तेथील संपूर्ण माहिती व्यवस्थितपणे मिळते. तो आप लोग फर्स्ट ऑफ ऑल जहाँ से इंटर करे हो, जो म्यूजियम्स आपने देखा, एग्जीबिशन गैलरी एंड फ्रीडम फाइटर्स के फ़ोटो गैलरी। फाइटर्स की फ़ोटो गैलरी जिसमें आपने देखा होगा इस सेलुलर जेल के अंदर जो भी फ्रीडम फाइटर्स सजा काट चुके थे उन लोगों के सारे फ़ोटोग्राफ्स लगाए गए। उनको कौन से केसेस में लाया गया था, कौन से ईयर में लाया गया था, इसके हिसाब से रखा गया है सारे फ़ोटोग्राफ। मैक्सिमम 80% पीपल जो है बंगाल के लोग, फर्स्ट बंगाल, सेकेंड पंजाब के। और जो एग्जीबिशन गैलरी देखा जिसके अंदर आपने एक सेलुलर जेल का मॉडल भी देखा होगा। तो यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने जो जेल बनाए थे, जेल का जो मॉडल था स्टारफिश के मॉडल, क्लॉकवाइज थी पूरी जेल। जैसे आप देख रहे हो इस प्रकार का टोटल जो है 7 विंग्स हुआ करता है। तो इस पूरे 7 विंग्स में टोटल सेल्स जो होते हैं 693 सेल्स हुआ करता है। और अभी जस्ट 3 विंग्स बचे हुए, ये नंबर 1, ये नंबर 7 एंड इसके पीछे नंबर 6।
अदर 4 विंग्स सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय 1942 में जापानीज ने यहाँ पे बॉम्बिंग की थी और बॉम्बिंग की वजह से वो पूरे 4 विंग्स टोटली डिस्ट्रॉय हो गए। तो डैमेज होने के बाद आफ्टर इंडिपेंडेंट इंडियन गवर्नमेंट ने अभी इसके प्लेस पे पूरा हॉस्पिटल बना के रखा हुआ है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल जीपी पंत हॉस्पिटल यहाँ पे, जो कि हम सबसे टॉप में चलेंगे। वहाँ से आप लोगों को पूरी जेल क्लियर नजर आए। और देखिए ब्रिटिशर्स ने जेल का जो मॉडल बना के रखा हुआ स्टारफिश के मॉडल में, देखिए इस विंग का ये फ्रंट पोर्शन है, इस विंग का ये बैक पोर्शन है। फ्रंट बैक इसी प्रकार के बना के रखे हुए थे ताकि उन कैदियों के बीच कोई कम्युनिकेशन ना हो पाए, वो लोग आपस में एक दूसरे को देख भी ना पाए। और उन लोगों के लिए हर 2 विंग्स के बीच में, जैसे ये 2 विंग्स है, इसके बीच में ये जो प्लेस होता था ये पूरी ओपन प्लेस थी, खाली जगह था, उनसे जो भी काम करवाना हो तो यहाँ पर, तो उन लोगों से जो भी काम करवाना हो, जो भी पनिशमेंट देना हो, सारे कुछ जो है इसी प्लेस पे करवाया जाता था। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे सामने आप देखिए एक स्टैचू दिख रहा है वाइट कलर का, ये जो स्टैचू, ये जो पुतला आप लोग देख रहे हो, तो इसे कहा जाता था फ्लॉगिंग स्टैंड। ये ब्रिटिश गवर्नमेंट का सबसे हार्ड पनिशमेंट होता है। इस पनिशमेंट को देने से पहले कैदी को टोटली नेक कर देते थे, सारे कपड़े उतार दिया जाता था, उसके बाद पैर हाथ दोनों लॉक ताकि कैदी बिल्कुल हिल ना पाए। और इस पनिशमेंट का यूज़ आप देखिए, जैसे मॉडल में आपको दिखाया गया, ओनली बैक पोर्शन पे मारा जाता था और एक जगह पे तब तक मारा जाता था जब तक कि उस जगह से ब्लड नहीं निकलता था। एंड जो मारने वाला होता था, एक इंडियन दूसरे इंडियन को पनिश करते थे इस जेल में। ब्रिटिशर्स डेविड बैरी जिसका नाम था, वो था इस जेल का जेलर, वो जस्ट ऑर्डर करता था। एंड जितने भी पनिशमेंट देना हो, जितने भी काम करवाना हो, सभी लोग इंडियन से ही होते थे। और देखिए ये जो बड़ा सा जो चबूतरा दिख रहा है व्हाइट कलर की मार्बल वाला, ये मेमोरियल शहीद स्मारक। तो इस जेल के अंदर जो भी फ्रीडम फाइटर शहीद हुए थे उनके यादगार में बनाया गया मेमोरियल है। आज़ादी के बाद बनाया गया 1985 में। और यहाँ पे दिख रहा है 2 जोत जल रहा है। ये दोनों जोत इन फ्रीडम फाइटर्स की श्रद्धांजलि में 24 आवर चलते रहते हैं बाई गैस। पर मंथ 48 सिलेंडर यूज़ करते हैं इस दोनों जोत को जलाने के लिए। तो देखिए इस सेलुलर जेल को बनाने के लिए ब्रिटिश का जो प्लान था 3 ईयर, 3 साल के अंदर पूरा जेल कंप्लीट करने का। सो जब बनाना स्टार्ट किया था 1893 में, बनाते बनाते उनको पूरे 13 ईयर्स 13 साल लग गए। 1906 में पूरा जेल बनकर कंप्लीट हुआ। और जेल बनाने के लिए जो भी मटेरियल्स उस समय यूज़ किया गया था, ये सारे कुछ बर्मा और थाईलैंड से लाया गया था। बट देखिए इस सेलुलर जेल को ब्रिटिशर्स ने यूज़ किया 32 ईयर, 32 साल ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस जेल को यूज़ किया। 1906 से 1938, 1938 ब्रिटिश गवर्नमेंट का यहाँ पे लास्ट था। जो भी लोग कैद थे सभी लोगों को जो है 1938 में रिलीज कर दिया गया। उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1942 से 45 जापानीज ने कैप्चर किया, उन्होंने यूज़ किया 3 साल। तो 1945 में जो हिरोशिमा में जो बॉम्बिंग हुआ था अमेरिका के द्वारा, तो मजबूरन जापानीज को यहाँ से छोड़कर जाना पड़ा। तो 45 टू 47 2 साल जेल ऐसे ही खाली था। 47 के बाद आफ्टर इंडिपेंडेंट इंडियन गवर्नमेंट ने भी इस जेल को यूज़ किया, यहाँ के जो लोकल कैदी थे उन लोगों को। तो इंडियन गवर्नमेंट ने इस सेलुलर जेल को 1979 तक यूज़ करे। 1979 में इसे नेशनल मेमोरियल डिक्लेयर कर दिया गया श्री मोरारजी देसाई के द्वारा। तो जेल अभी एक म्यूजियम है, जस्ट मेमोरियल है। और देखिए ये जो पीपल का ट्री आप लोग देख रहे हो, शाम के वक्त सेलुलर जेल में एक शो होता है जो कि फ़िलहाल बंद है अंडर मेंटेनेंस की वजह से। टोटली रेनोवेशन का काम चल रहा है, तो अप टू मे बी 15 अगस्त तक बंद किया हुआ है, उसके बाद शायद चालू हो जाए। तो शो में इस ट्री का बड़ा रोल होता है। तो ये ट्री आपको ऐसा बोलेगा कि मैं यहाँ का एक सबूत हूँ, एक गवाह हूँ। तो जब से जेल बनाया गया, जब से कैदियों को यहाँ पे जेल बनाते थे, कैदियों को लेके आते थे, उनको जेल के अंदर कैसे टॉर्चर करते थे, कैसे काम करवाया जाता था, ये सारे कुछ मैंने अपने आंखों से देखा हुआ। देखिए ये जो 2 बिल्डिंग आपको नज़र आ रहा है, किचन रूम, किचन की स्टोर, उन लोगों को दिन में 2 टाइम खाने को दिया जाता था, सुबह के वक्त और एक शाम के वक्त। रोटी, चावल, दाल, ये 3 चीज़ दिया जाता था, वो भी एक दिन पहले बना हुआ। जैसे उनको आज देना है तो कल बना हुआ खाना उनको आज दिया जाता। पूरी जेल में जो 693 जो सेल होते थे, सारे सेल सेम थे, एक जैसे थे। मगर आप लोग यहाँ पे अभी जो हैंगिंग प्लेस, जो फांसी घर आप देखोगे, देखने के बाद आप जैसे ही बाहर निकलोगे, इस विंग के लास्ट कॉर्नर ग्राउंड फ्लोर पे
4 सेल्स अलग से बना के रखा गया, जिस सेल्स को कंडेम सेल तिरस्कृत कोठरी कहा जाता था। उस सेल का यूज़ बिफोर हैंगिंग यानी कि फांसी देने से कुछ दिन पहले कैदियों को दूसरे सेल से निकालकर इस सेल में रखा जाता है, और जिस दिन उनको हैंग करना होता है, फांसी देना होता है, गवर्नर जनरल का जैसे ही ऑर्डर हो जाता है, सवेरे सवेरे कैदियों को सेल से बाहर निकालकर, ये 2 स्टेप्स नज़र आ रहा है, ये है प्लेस फॉर लास्ट रिचुअल। हम वहीं से देखकर आगे बढ़ेंगे। तो अंतिम धार्मिक क्रिया का स्थान है ये। यहाँ पे लाते थे, यहाँ पे उन्हें नहलाते थे, स्नान वगैरह करवाते थे, उसके बाद लास्ट प्रे यहीं पे करवाते थे। और जो भी धर्म का, जो भी रिलीजन का होता था, उसके हिसाब से वो पूजा पाठ करता था। तो पूजा पाठ करने के बाद जो है उनको यहाँ पे फांसी दिया जाता है। तो ये जो फांसी घर यहाँ पे अभी आप लोग देखोगे, इस फांसी घर में एट ए टाइम एक साथ 3 लोगों को फांसी दिया जा सकता है। 3 रोप आपको नजर आएंगे। लेफ्ट साइड नीचे एक लीवर आपको नजर आएगा। लीवर जैसे ही पुल करते थे, नीचे का तीनों प्लेटफॉर्म एक साथ ओपन हो जाता। तो बॉडी हैंग होकर, फांसी होकर सीधे नीचे लटक जाता था। इसके नीचे एक 8 फीट का डेप्थ एक रूम बनाया गया। तो बॉडी नीचे हैंग होने के बाद रस्सियाँ खोल देते थे। डेड बॉडी को बॉडी वॉल पे देखिए, एक डोर नजर आ रहा है आप लोगों को सामने, उस डोर से बाहर ले जाकर सीधे समुंदर में फेंक दिया जाता था। दैट्स ऑल। कोई क्रिमेशन, कोई क्रियाक्रम कुछ नहीं करते थे, डायरेक्ट थ्रो एंड सी। और उस समय हैंग करते वक्त, फांसी देते वक्त ये पूरी ओपन रहते थे। तो ये सेट, ये वाल सारे कुछ अभी क्लोज करके रखा गया है। जितने भी कैदी होते थे सभी लोगों को नीचे ग्राउंड पे लेके आते थे एंड सबके सामने उनको हैंग करते थे, सबको दिखाते। जैसे देखिए उस समय उन कैदियों से कैसे काम करवाते थे, कैसे उनको पनिश किया जाता था। कुछ मॉडल, कुछ स्टेचूज आपको इस वर्कशॉप के अंदर दिखाया गया। ये जो ऑलमिल आप देख रहे हो, जिसे कि कोलू कहा जाता था घानी, ये रियल वन है, उसी समय की है जो उस समय उन कैदियों ने यूज किया था। तो उन लोगों को कोकोनट एंड मस्टर्ड दोनों का तेल निकालना पड़ता है। कैसे निकालते थे तेल, ये आपको मॉडल में दिखाया गया। यहाँ पे देखिए आप, पहले तो नारियल को तोड़ा जाता है। जैसे ये नारियल को तोड़ने के बाद इससे जो भी कोपरा, जो भी नारियल निकलता है, इसे इसके अंदर डालते थे और इसे लेके उनको पूरा दिन भर घूमना पड़ता। कोलू का बैल जिसे कहा जाता था। जो काम जानवरों से करवाते थे, वही काम यहाँ पे इंसानों को करना पड़ता। और डेली टास्क के हिसाब से एक दिन में एक कैदी को जो है 30 पाउंड्स पर कोकोनट ऑयल एंड 10 पाउंड्स पर मस्टर्ड ऑयल, करीब करीब 14 से 15 किलो तेल निकालना पड़ता था, जो कि किसी भी कैदी के लिए इम्पॉसिबल था। अगर वो नहीं निकाल पाते थे तो उनको फिर से पनिश किया जाता। जो पनिशमेंट आप आगे देख सकते हो, दूसरे इंडियन को पनिश करते थे, ऐसा 2 स्टेचूज द्वारा दिखाया गया। तो इसे कहा जाता था फ्लॉगिंग स्टैंड। इस पनिशमेंट को देने से पहले एक तो कैदी को टोटली नेक करते थे, सारे कपड़े उतार देते थे, उसके बाद पैर हाथ दोनों लॉक एंड कमर भी बेल्ट से बांध दिया जाता था। और यहाँ पे दिखाया गया, देखिए जो मारने वाला होता था वो भी इंडियन ही होता था। इस जेल के अंदर फ्रीडम फाइटर्स के अलावा अदर जो क्रिमिनल होते थे, डाकू होते थे, उन लोगों को भी यहाँ पे लाया करते थे। तो ये क्रिमिनल, ये डाकू का पनिशमेंट कंप्लीट होने के बाद जिनका रिलेशनशिप ब्रिटिश के साथ अच्छा रहता है, उन्हीं लोगों को इस जेल में जॉब देकर उन्हीं लोगों को रखा जाता था। और ये सारे लोग फ्रीडम फाइटर्स के ऊपर टॉर्चर करते थे। और जेल के अंदर जो सबसे ज्यादा खतरनाक, जो डेंजर, जो प्रिजनर होते थे, उन लोगों को किस प्रकार का चैन से बांध के रखा जाता था, वो 3 स्टेचूज द्वारा आपको दिखाया गया। वो तीनों अलग अलग, हैंड फिटर, बार फिटर एंड क्रॉस बार फिटर। एंड वहां पे बगल में ही रखा हुआ एक पनिशमेंट ड्रेस। जब भी जेल में उनको कोई भी पनिशमेंट दिया जाता था, तब उनको वो ड्रेस पहनाते थे जो जूट का हुआ करता था, बोरे का जूट का इसलिए पहनाते थे, ये काफी सख्त होता था, हार्ड होता था। इसकी वजह से वो पहनने के बाद पूरे शरीर में छाले पड़ जाते थे, टोटली स्किन उखड़ जाती थी, क्रैशेस हो जाती थी पूरी बॉडी पे। तो आप लोग जब अंदर जाओगे तो आप जो सेल, जो रूम आप देखोगे, देखिए इस पूरी जेल में जो 693 जो सेल होते थे, सारे सेल सेम थे, एक जैसे। 13.5 बाई 7 फीट वाली सेल है, 13.5 बाई 7 फीट। और आपको हर एक सेल के बाहर आपको 2 होल नजर आएंगे, एक एल शेप में, दूसरा एक नॉर्मल होल। जो एल शेप में जो होल होता था वो सेल का लॉकिंग सिस्टम हुआ करता था। लॉकिंग सिस्टम टोटली बाहर से दिया गया। अगर उन लोगों के हाथ में की भी लग जाए तब भी वो लोग अंदर से जो है खोल नहीं पाते। और सेकेंड जो होल होती थी,
जब भी सेल के अंदर कैदी बंद रहता था, उन लोगों को खाना वगैरह जो भी देना पड़ता था, सारे कुछ उस सेकंड होल खोलकर दिया जाता था और एक सेल में एक कैदी को रखा जाता था। एंड पूरे जितने 693 जो सेल होते थे सभी कालकोटरी सेल थे, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट सेल। और एक कैदी के लिए एक सेल के अंदर एक लकड़ी का बेड, एक कंबल, एक लोहे का पॉट, लोहे का प्लेट एंड एक मिट्टी का पॉट दिया जाता था। उस लोहे का पॉट एंड प्लेट का यूज उनको खाने के लिए करना पड़ता था। लोहे का इसलिए देते थे ताकि उसमें कैदी खाना ज़्यादा देर रखना, अगर वो ज़्यादा देर रखना चाहता है तो भी नहीं रख पाता है, खाना खराब हो जाता था एंड पॉइजन भी हो जाता था। और देखिए इस मिट्टी के पॉट का यूज, जब भी आप सेल देखोगे किसी भी सेल के अंदर कोई टॉयलेट कुछ नहीं बनाना, तो कैदी जब सेल के अंदर बंद होता है शाम को 6 बजे से सुबह 6 बजे तक किसी कैदियों को सेल से बाहर नहीं निकालते, तब उन लोगों को टॉयलेट वगैरह जो भी करना पड़ता था सारे कुछ जो है उसी पॉट में करना पड़ता था। एंड उस पॉट को क्लीन भी खुद उन्हीं को करना पड़ता था। जब उन्हें सवेरे 6 बजे सेल से बाहर निकालते तभी वो लोग क्लीन कर पाते थे उस पॉट को। और रात के वक्त भी कोई सेल के अंदर कोई लाइट, कोई लैंप कुछ नहीं दिया जाता था, टोटली डार्क, एकदम अंधेरा रहता था। और स्टारफिश के मॉडल में जेल का जो मेन सेंटर पॉइंट, ये जो देख रहे हैं आप लोग, ये मेन सेंटर पॉइंट, एंट्रेंस पॉइंट एंड वॉच टावर, तीनों का काम करता था ये सेंटर वाली पॉइंट। इसमें जो 7 विंग्स थे, देखिए हर एक विंग को एंट्रेंस पे जो कनेक्ट करके रखा गया है ये लकड़ी के साथ जोड़ के रखा गया है। ये कनेक्शन आपको यहाँ से नजर आ रहा है, देखिए। और ये जो भी कनेक्शन है ये सारे कनेक्शन आज़ादी के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने करके रखा हुआ है। उस समय कोई कनेक्शन नहीं थी, पूरा ब्लैंक था, खाली था। तो ब्रिटिशर्स क्या करते थे, प्लेटफॉर्म यूज करते थे। उनको जब जरूरत पड़ता था तभी उस प्लेटफॉर्म को डाला जाता, वरना वो निकाल के बाहर रख देते थे। उसके बाद कोई एंट्री नहीं होता था, तो लोग जा भी नहीं सकते थे, आ भी नहीं सकते। ये सारे सेल सेम एक जैसे हैं। वहीं पे सेल देखते हुए उसी फ्लोर के सबसे लास्ट वाली है वीर सावरकर जी का सेल। नाम सुना होगा आपने, इस सेलुलर जेल में वीर सावरकर जी को छोड़कर और किसी भी फ्रीडम फाइटर का सेल मेंशन नहीं किया गया। बाकी लोगों को एक सेल में 1 दिन, 2 दिन या 3 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा दूसरा या तीसरा दिन उनको सेल विंग चेंज करते रहते थे। बट वीर सावरकर जी को पूरे 10 साल एक ही सेल में रखा गया। वे महाराष्ट्र के रहने वाले, इनका पूरा नाम था विनायक दामोदर सावरकर। इनको नासिक बमकांड के केस के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया इंग्लैंड से, जो अपना लॉ कंप्लीट करने गए हुए। तो जब इन्हें इंग्लैंड से गिरफ्तार करके लेके आ रहे थे बाय शिप के जो टॉयलेट होता है उसकी वेंटिलेशन से निकलकर भाग गए थे, स्विम कर फ्रांस चले गए थे। ऑन द वे में फ्रांस पड़ता था, उनको पूरा इंग्लिश चैनल क्रॉस करना था। फ्रांस जाने के बाद उन्हें फ्रांस में फिर से अरेस्ट किया, अरेस्ट करके डायरेक्टली यहाँ पे लाया गया। इनको पूरे 50 इयर्स का पनिशमेंट हुआ, 50 साल, लेकिन इनको यहाँ पे रखे थे 10 ईयर्स। 1911 से 1921, 10 साल के बाद काफ़ी बीमार पड़ गए थे। इसकी वजह से इन्हें यहाँ से वापस रत्नागिरी जेल में शिफ्ट कर दिया गया। उस जेल में उनको 1924 तक रखा गया। 1924 में फिर से उनको शिफ्ट किया गया, अपने ही घर में उनको नज़रबंद करके रखा हुआ था 1938 तो 1938 में जो है रिलीज कर दिया गया। इन्होंने आज़ादी देखी थी। इनका देहांत आफ्टर इंडिपेंडेंट, आज़ादी के बाद 1966 को इनका देहांत हुआ। बल्कि देखिए इनके बड़े भाई साहब गणेश दामोदर सावरकर, वो भी इसी जेल में बंद थे। दोनों भाई एक ही जेल में बंद थे, बस दोनों भाई को पूरे 2 साल तक पता नहीं था आपस में कि हम दोनों इसी जेल के अंदर बंद हैं। तो सोच सकते हैं इतने छोटे से जेल में कितना ज़्यादा स्ट्रिक्टली रखा गया था इन लोगों को। यहाँ आने से पहले सुने होंगे इस आइलैंड को, इस जेल को पहले सजाए काला पानी नाम से जाना जाता था। देखिए वर्ड काला नहीं था, वर्ड था काल। काल एक संस्कृत वर्ड है। काल मतलब समय, मृत्यु, डेथ। किसी को एक बार सजा हो जाती, सजाए काल पानी का, उनका लाइफ एंड था, वो वापस नहीं जाता। मेन रीजन लाइफ इज ब्लैक एंड चारों तरफ पानी है, तो इसे सजाए काल पानी नाम दिया गया। काल से जो है कहते कहते समय के अनुसार काल से काला हो गया। जैसे आप ऊपर जाओगे, हर एक फ्लोर का जो पहला सेल आपको जो नजर आएगा, फर्स्ट सेल, वो बाकी सेल से थोड़ा डिफरेंट रहेगा, थोड़ा सा बड़ा रहेगा। वो सिक्योरिटी गार्ड के लिए था, क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड जो वो भी इंडियन ही होता था, इसकी वजह से उनके लिए भी सेल बनाया गया। लेकिन वो खुला रहता था, वो जब चाहे अंदर बाहर हो सकता है, और बाकी सारे सेल सेम रहे।
आत्ताच आपण सेल्युलर जेलला व्हिजिट करून आलेलो आहे आणि सेल्युलर जेलपासून हार्डली 10 मिनिटाच्या अंतरावरती कॉर्बिन्स्को नावाचा बीच आहे. हा संपूर्ण बीच दिसतोय, हा कॉर्बिन्स्को बीच आहे. फक्त 10 मिनिटाच्या अंतरावर आहे सेल्युलर जेलपासून. इथे वेगवेगळ्या प्रकारच्या राईड्स आहेत. हा बीच स्पेशली वॉटर स्पोर्ट्ससाठी फेमस आहे. अतिशय सुंदर असा हा बीच आहे. कॉर्बिन्स्को बीचवरून हॉटेलकडे परतत असताना एक सुंदर स्पॉट आम्हाला दिसला, म्हणून आम्ही तेथे गेलो. तर हा स्पॉट होता 1943 मध्ये पहिल्यांदा इथे तिरंगा फडकवला गेला. इकडे रात्र लवकर होते व दिवसाची सुरुवात खूप लवकर होते. त्यामुळे अंदमानला आल्यावर लवकर उठण्याची सवय ठेवावी लागते. आजचा हा व्लॉग मी इथेच थांबवते. अंदमान पार्ट 2 मध्ये हॅवलॉक आयलंडची सफर आहे, त्यामुळे पुढचा भाग पाहायला विसरू नका.